ग्लोबल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। समय का अभाव होने की वजह से आप जिंदाबाद के नारे थोड़ा कम कर दीजिए। सरकार और बीजेपी के लोग हमारी मुर्दाबाद कर रहे हैं। आप केवल जिंदाबाद करने से काम नहीं चलेगा, लड़ाई लड़ना होगा। लड़ाई लड़े बगैर हमारा जिंदाबाद नहीं होने वाला, केवल आवाज़ करने से काम नहीं होने वाला। देखिए, मैं दो तीन बातें ही, बहुत सारी बातें आप लोगों के सामने आ गई है, दो तीन बातें ही कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ हिंदूवादियों से या हिंदुत्ववादियों से विरोध कर रहे हैं और बार बार हिंदुस्तान कह रहे हैं। संविधान में हिंदुस्तान ना होने के बावजूद भी हिंदुस्तान कह रहे हैं और इनडायरेक्ट में हम जो लोग इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं उनमें इनडायरेक्टली हम भी योगदान कर रहे हैं। तो शब्दों के बारे में हम लोगों को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। अगर हम शब्दों के बारे में सतर्क नहीं रहेंगे तो फिर हमारे अंदर गंभीरता कहाँ से आएगी। आखिर अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है शब्दों के बारे में ही तो अभिव्यक्त होती है। अगर हम शब्दों के सही उपयोग करने का हुनर नहीं सीख लेंगे तो फिर हम लोग अपनी वास्तविक विचारधारा सही तरीके से अभिव्यक्त नहीं कर सकते। ये ध्यान रखना होगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो 10% आरक्षण का जो मुद्दा है ये राजनीतिक बात है, क्योंकि इसको आर्थिक आधार पर दी गई है, दी गई, वो दी गई, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये तो सारी बातें मीडिया में चर्चा हो चुकी है, मगर ये राजनीतिक मुद्दा है, ये राजनीतिक एजेंडा है। नरेंद्र मोदी को सवर्णों के या ब्राह्मणों के या ऊंचे जाति के गरीबों के प्रति सहानुभूति है, इसलिए ये मामला नहीं आया। ये 2019 के चुनाव में अपने गणित को ठीक करने का मामला है, राजनीतिक मामला है, ये राजनीतिक एजेंडा है। और यदि ये राजनीतिक एजेंडा है तो आपको 2019 के चुनाव में राजनीतिक रूप से ही उनको निपटना होगा। और आंदोलन करते वक्त ये ध्यान रखना होगा कि हमें इन लोगों को राजनीतिक रूप से निपटना है, अपने लक्ष्य को सही तरीके से ध्यान रखना होगा। दूसरी बात, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस के मेंबर पार्लियामेंट या नेता लोग हैं पार्लियामेंट में जिन्होंने इस पर ठप्पा लगाया, अगर मैदान में आप इनके विरोध में काम करना शुरू करेंगे तो लड़ाई तो हमारी आपस में हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कोई समझदारी की बात हम कर रहे, भावनाओं की बातें तो कर रहे, समझदारी की बातें नहीं कर रहे। अगर हमें अपने दुश्मनों से लड़ना है तो ये खबरदारी, एक पेशेंस रखना होगा कि हमारी आपस में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों के विरोध में आप बयानबाजी करोगे उनके भी तो समर्थक लोग हैं। वो लोग हमारे भाई हैं, SC ST OBC के लोग हैं। अगर आप उनके विरोध में बोलोगे तो वो सड़कों पर हमारे विरोध में खड़े हो जाएंगे, तो आपस में लड़ाई होगी। तो आप लोगों को टारगेट फिक्स करना चाहिए और जो टारगेट आप फिक्स करोगे केवल मात्र उसी के विरोध में आपको लड़ना चाहिए। हम लोग जो इधर कमेटी बनाई गई, हमारे जैन साहब है, उस कमेटी में भी मैंने ये बात उठाई है कि हमके समझदारी से काम लेना होगा। मैदान में हमारी आपस में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। हमें जिनको टारगेट बनाना है उन्हीं लोगों के विरोध में हमारी लड़ाई होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा हमारी आपस में लड़ाई होगी। मैं अनुरोध करता हूं इसके बारे में आप लोग ध्यान रखें। हमें ज्यादा से ज्यादा अगर इन लोगों को निपटना है तो ज्यादा लोगों का समर्थन हासिल करने के बारे में सोचना चाहिए। और अगर उन्होंने
ब्राह्मण एवं तत्सम जाति के गरीबों के समर्थन का मामला उठाया तो ये सारा मामला 85% लोगों के विरोध में है। तो 85% लोगों को जत्थेबंद करने का आंदोलन करके मौका है, अवसर है, करो। तुम 10% ले लो, हम 85% ले लेते, बंदोबस्त कर देते, निपट लेते हैं। इस तरीके का काम करना होगा। उन्होंने अपनी एक रणनीति बनाई, हमें अपनी एक रणनीति बनानी चाहिए। जिस लड़ाई की रणनीति नहीं होती है, न उस लड़ाई को लड़ा जा सकता है, न जीता जा सकता है। जिस लड़ाई की रणनीति नहीं होती है, ना उस लड़ाई को लड़ा जा सकता है, ना जीता जा सकता है। तो इसलिए उनको 10 कहते कि 10 ले लो, 15 में से ही तो 10 निकाला। जो 15 उनके समर्थक में है, उसी में से 10 निकाला। 15 का 25 बना दिया, 15 का 25 बना दिया। वोट करते वक्त 25 कैसे होगा? वोट करते वक्त तो 15 ही होगा, ध्यान रखो। तो इस बात को इशू बनाकर 85 को मैदान में अगर हम जत्थेबंद करते हैं और रणनीति बनाते हैं और रणनीति बनाकर काम करते हैं, तो मैं ऐसा मानता हूं इनको राजनीतिक रूप से निपटना संभव होगा। इस पर काम करना चाहिए। हवावेश में, भावनाओं में बहकर मुझे लगता है फिर निपटना संभव नहीं होगा। एक बात आप ध्यान रखिए, मैं अनुरोध करता हूं आप लोगों को, हम अपने लेवल पर, जब हम क्षेत्र में सारे देश भर में काम करेंगे, हम अपने लेवल पर ध्यान रखेंगे। आप लोगों को भी अनुरोध कर रहे हैं। अब तीसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, बस तीसरा ही मुद्दा, ज्यादा लंबी बात कर, बहुत सारी बातें आ गई है। वो बात ये है कि जिन लोगों को आप निपटना चाहते हैं, उनके पास एक बहुत बड़ा हथियार है। वो हथियार है ईवीएम। वो हथियार ईवीएम है। और ईवीएम के बारे में मैंने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है मेरे पास में है। अभी जो हमारे साथी कह रहे, ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाने का, घोटाला पकड़ने वाली मशीन है पेपर ट्रेल। ईवीएम का घोटाला पकड़ने वाली मशीन है पेपर ट्रेल। तो ये 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, जजमेंट दिया। अभी सारे देश भर में जो चर्चा मीडिया के द्वारा कर रहे हैं, मीडिया वाला चर्चा केंद्रित कर रहा है, वो देश के लोगों को गुमराह कर रहा है कि ईवीएम हैक होती है या नहीं होती है। ईवीएम हैक होती है या नहीं होती है, मीडिया इस मुद्दे पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। जबकि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित कर दिया कि ईवीएम हैक होती है। ये जजमेंट लिखा हुआ है, मेरे पास से जजमेंट ले लेना जिसको भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह मान लिया कि ईवीएम हैक हो सकती है। उर्मिला जी, आप भी लिख लीजिए, इस पर मेरे पास से ले लीजिए। ज्यादा समय नहीं तो एक एक बात आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की एक बात विस्तार से समझाता है। जिनको ज्यादा जानकारी चाहिए वो मेरे यूट्यूब पर जाइए, 2-2, 3-3 घंटे का स्पीच अवेलेबल है। 8 अक्टूबर 2013 का जजमेंट है, ईवीएम हैक हो सकती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया और कहा केवल ईवीएम मशीन के आधार पर फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। केवल ईवीएम मशीन के आधार पर फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया 8 अक्टूबर 2013 को। 2014 के लोकसभा में चुनाव आयोग ने इसे नहीं लगाया। मैंने चुनाव आयोग को लेटर लिखकर पूछा, नहीं लगाया, कितना लगाया? तो उन्होंने लिखित जवाब दिया मुझे, मैंने सुप्रीम कोर्ट में दिया। उसका परसेंटेज निकालकर मैंने सुप्रीम कोर्ट को कहा, परसेंटेज था 0.33%। पेपर ट्रेल मशीन लगाया।
मैं सुप्रीम कोर्ट में गया और 100% ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाई जाए, इसके लिए मैंने केस दायर किया और 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केस में जजमेंट दिया और 3,567 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी को पेपर ट्रेल मशीन खरीदने के लिए आदेश देना पड़ा, मंजूर करना पड़ा। ये मेरे केस पर नरेंद्र मोदी को 3,567 करोड़ रुपए मंजूर करना पड़ा। मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि 100% ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाने का हलफनामा चुनाव आयोग को कोर्ट में देना पड़ा। ये भी मेरे पास डॉक्यूमेंट्री है। मैंने जो डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट को दिया था वो जजमेंट उन्होंने नहीं दिया। डॉक्यूमेंट्री देने के बावजूद भी मैंने पेपर ट्रेल मशीन से जो कागज बाहर निकलता है उस कागज की गिनती होनी चाहिए, ऐसा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया। मैं थोड़ा आधा मिनट उसको पढ़ के सुनाता हूं क्योंकि आप लोगों को ओरिजिनल चीज मालूम होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि पेपर ट्रेल मशीन से निकलने वाला जो कागज है उसकी गिनती होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वी हैव ऑलरेडी हाईलाइटेड that VVPAT is a system of printing paper trail. When the voter casts his vote, in addition to the electronic record of the ballot, for the purpose of verification of his choice of a candidate, and also for manual counting of votes in case of dispute. Manual counting of votes. ईश्वरिया साहब, क्योंकि आप जुडिशरी के हैं, मैनुअल काउंटिंग का ऑर्डर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 का। नहीं, मैं वही बताता हूं आपको, बताता हूं, सब बता। ये जो जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने इन केस ऑफ डिस्प्यूट, हमने 500 जगह चुनाव आयोग के रिजल्ट के विरोध में कैंडिडेट के द्वारा एप्लीकेशन करवाया। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। हमने एप्लीकेशन किया कि मैन्युअल काउंटिंग होनी चाहिए। चुनाव आयोग ने मैन्युअल काउंटिंग करने से इनकार कर दिया। उसका एविडेंस लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में 18 तारीख को मेरी हियरिंग थी। सारे सबूत दे दिया, डॉक्यूमेंट्री सारे सबूत देने के बाद 18 तारीख को मेरी हियरिंग थी, जनवरी को। ये 18 को, ये कल वाली 18 जो गई, क्योंकि मैंने जो डॉक्यूमेंट दिए उसका चुनाव आयोग के पास एक भी सवाल का जवाब नहीं है। तो उनको लगा एक भी सवाल का जवाब नहीं, साल वकील कैसे भेजे? जैसा वकील भेजा नहीं, चुनाव आयोग ने वकील नहीं भेजा। तो ये चीफ जस्टिस के कोर्ट में अपनी केस थी, वो बहुत गुस्सा हो गया। उसने कहा कि केस पर तो आपने जवाब नहीं दिया। चुनाव आयोग को कहा वकील क्यों नहीं भेजा, 24 घंटे में जवाब दिया जाए। और रिटर्न ऑर्डर दिया 18 तारीख को। 19 तारीख को चुनाव आयोग का वकील हाजिर हुआ। ये क्यों नहीं हुए हाजिर? कहा कि मेरे परिवार में मौत हो गई। तो चीफ जस्टिस ने कहा जूनियर लॉयर को भेज देते ये बताने के लिए कि मेरे परिवार में मौत हो गई। वकील कुछ भी नहीं बोला, चुप रहा। चीफ जस्टिस को विश्वास नहीं हुआ कि ये वकील सच बोल रहा है। उसने दोबारा ऑर्डर दिया, ये जो आपके परिवार में मौत हो गई ये हलफनामा दाखिल करके कहिए। सब यहाँ है, बात मेरी समझ गए। मैं जजेस को भी समझता हूँ, वकीलों को भी समझता हूँ, बदमाशों को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा नजर जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर ऑक्युपाइड है वो ज्यादातर बदमाश लोग। उसने एक दिन के गैप में हलफनामा दाखिल किया वकील ने चुनाव आयोग के, और लिखा नहीं मरा नहीं, बीमार था। तो ये झूठ हो गया, झूठ साबित हो गया। चीफ जस्टिस के कोर्ट में चुनाव आयोग का वकील झूठ बोल रहा है।
क्या मतलब है? इसका मतलब है चुनाव आयोग ईवीएम के संबंध में जो देश में कॉन्स्पिरेसी हो रही है उसमें चुनाव आयोग शामिल है। कुछ नहीं होगा भाई, से कुछ नहीं होगा। सुनो ध्यान से, भेजे में कुछ बातें उतरने दो। जो चुनाव आयोग जो ये कहता है कि ईवीएम मशीन हैक नहीं होती, और सारे अपोजिशन के लोग ईवीएम हैक होती है इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। मैं विरोधी पार्टी के लोगों को, आप लोगों के द्वारा ये अनुरोध करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया, पेपर ट्रेल मशीन से जो कागजी मतपत्र बाहर निकलता है, अगर कोई कैंडिडेट रिकाउंटिंग की मांग करता है तो रिकाउंटिंग होनी चाहिए। ये मांग करे विरोधी पार्टी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल करे चुनाव आयोग, ये मांग करे। राशि समझ में आ रहा है क्या कहता हूं? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है, ये मांग करे यदि पेपर ट्रेल मशीन से निकलने वाला जो कागज है, अगर वो रिकाउंटिंग में गिनती करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, जो मेरी केस अभी है, अगर हुआ तो चीफ जस्टिस ऑर्डर लिखने के पहले, डिक्टेट करने के पहले चोरों को मालूम हो जाएगा कि यह ऑर्डर हो गया है। चोर को पहले मालूम हो जाएगा और टाइप बाद में होगा। जैसे ही मालूम हो जाएगा कि अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में हम जो घोटाला करते हैं वो पेपर ट्रेल मशीन में पकड़ा जाएगा, और हर चुनाव क्षेत्र में अब लोग इन केस ऑफ डिस्प्यूट में एप्लीकेशन करेंगे, रिकाउंटिंग की मांग करेंगे, और रिकाउंटिंग की मांग होते ही रिकाउंटिंग होगा, और हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जो घोटाला किया वो कागजी मतपत्रों में पकड़ा जाएगा। ये चोरों को पहले मालूम हो जाएगा। इसलिए अगर विरोधी पार्टी के लोग संसद में एक दिन राफेल पर बहुत बंद हो गया, एक दिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल करने के लिए संसद बंद कर दी जाए, विरोधी पार्टी के लोगों को यह अनुरोध करता हूं। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, अब आदेश लेने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी ऑर्डर किया हुआ है। इन केस ऑफ डिस्प्यूट कैसे शुरू होता है? रिजल्ट आ गया, हारने वाला कैंडिडेट एप्लीकेशन लेके गया, मुझे रिजल्ट मंजूर नहीं है, रिकाउंटिंग किया जाए, हो गया डिस्प्यूट शुरू। सिंपल बात है। और अगर ऐसा होता है तो नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत पाएगा। 2004 आखिरी बात, 2009 में कांग्रेस ने घोटाला करके चुनाव जीता। बुरा लगेगा कुछ लोगों को यार, मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है इसलिए बोल रहा हूं। कांग्रेस के कोई समर्थक लोग मेरे पास आ जाना, उसका सबूत दे देता। सही बात है आपकी, बिल्कुल सही है। 2004 यही केस सुब्रमण्यम स्वामी लेकर गया, यही केस, ये इन्होंने घोटाला किया। फिर समझौता हुआ, 2 बार तुम घोटाला करो, 2 बार हमने किया, मगर चुप रहो, बोलो मत। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो राफेल पर हंगामा करते हैं। ये जजमेंट भी अभिषेक मनु सिंघवी को मालूम है। अभिषेक मनु सिंघवी तो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट लॉयर है भाई, उसको मालूम है। मैं ये जानता हूं, सतीश मिश्रा को भी मालूम है, मैंने खुद ही लिख के भेजा उसको, तो बहन जी को दिखा देना। जो मैंने उसको लिखकर भेजा पिछली बार राज्यसभा में जो उनका भाषण हुआ, उसमें 90% बातें मेरी लिखी हुई भेजी, वो ही बोल रहे लिखित है मेरे रिकॉर्ड में। तो मैं केवल इतना ही अनुरोध करता हूं कि अब आरजेडी के लोगों ने जैसे 10% पर स्टैंड लिया, वैसे सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, पेपर ट्रेल मशीन से निकलने वाला कागज, उसकी रिकाउंटिंग की मांग करने के बाद अगर कोई मांग करे तो रिकाउंटिंग हो। बस इसके लिए अगर एक दिन पार्लियामेंट बंद हो जाता है तो सारे देश के लोग मालूम हो जाएंगे।
हम लोग आखिरी बार बामसेब भारत मुक्ति मोर्चा, ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन और बहुजन क्रांति मोर्चा 540 जिलों में हम लोग कार्यरत है। पूरे संगठन शक्ति के साथ इस आंदोलन में शरीक है। मंडल साहब को मालूम भाई, ये हमारा नैतिक समर्थन है। ये नैतिक समर्थन का क्या मतलब है भाई? ये निर्गुण भाषा है, इसका कोई गुण नहीं है। ये नैतिक समर्थन, इसका कोई गुण थोड़ी है। पूरे संगठन शक्ति के साथ इस आंदोलन में हम लोग शामिल, सारे देश भर में, और हमने दूसरे कार्यक्रमों पर पाबंदी लगा दिया। ये ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, बस इतना ही करेंगे। ग्लोबल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले।